जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान। पिछली एक क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसका सलेबस और कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल का सिलेबस देखा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन एक टॉपिक है जिसमें पूछा जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम उससे आगे की चीज़ों को लेकर आए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में काली मृदा यानी रैंग और मृदा तक चीज़ों को पढ़ लिया था। आज जो है नेक्स्ट हम लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद मरुस्थलीय मृदा है और दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा तो प्राकृतिक संसाधन में कृषि भी हमारा उसी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी करे आज का वीडियो। तो देख लेते हैं सबसे पहले लवणीय क्षारीय मिट्टी को। इसको हम रेहे या बंजर या कल्लर भी बोलते हैं। लवणीय मिट्टी का पीएच मान 7 और 8.5 के बीच में होता है। ठीक है, जो हमारी लवणीय मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी इसको बोलते हैं। तो इसका जो हम थोड़ा सा पीछे, हाँ ठीक है। तो लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी दोनों को आज पढ़ेंगे हम। तो जो लवणीय मिट्टी है, ये इसका जो पीएच मान है वो 7 से 8.5 के बीच होता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि लवणीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान है वो 7 और 8.5 के बीच में होगा। ज़रा इसको हम पेन चेंज करते हैं, रेड जो है सही दिखाई देता है तो रेड लेते हैं कलर। ठीक है, और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ओके, अब ठीक है। तो जो लवणीय मिट्टी है उसका जो पीएच मान है वो 7 और 8 के 8.5 के बीच होता है, और जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी का जो आदर्श पीएच मान है, जो हमारी मिट्टी है जिसको कृषि भूमि हम बोलते हैं, जिस पर खेती आसानी से की जा सकती है, उसका जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसको आदर्श पीएच मान बोलते हैं, आदर्श मिट्टी इसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, जिन भी भाई ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है, वो दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो आप जो अपनी तैयारी को अच्छे से और निरंतरता के साथ तेज़ी से उसको करिए, क्योंकि 18 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो, 6 जनवरी तक चलेगा। आपको पता चली गया होगा इस बारे में। तो ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी की कुछ विशेषता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज आदि जिलों में ऐसी समतल और बंजर भूमि पाई जाती है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जिनमें अलीगढ़ आता है, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यहाँ पर जो है कुछ लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो एक भाई का कमेंट आया था, वो भाई बोल रहा था कि कुछ 5 टॉपिक नए एक्स्ट्रा जुड़े हैं इसमें होमगार्ड सिलेबस में। उस भाई ने क्लियर नहीं किया कि कौन से सब्जेक्ट में वो 5 टॉपिक जुड़े हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है मैंने आपको दिखा दिया था, आपसे डिस्कस किया था, उससे बाहर जो है उत्तर प्रदेश का और उसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद कुछ वाइड एरिया से भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे बन सकते हैं, मैं पहले जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अब निश्चिंत हो जाइए कि उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसा वादा कर सकता हूँ आपसे, आपका वो पेपर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा सिलेबस से। ऐसा मैं आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और थोड़ा सा भरोसा रखिए। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा की। जो रेतीली मिट्टी होती है, मरुस्थल टाइप में यह मिट्टी है। यह जो मिट्टी है, मृदा है, वर्षा की कमी, शुष्कता तथा अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ पर वर्षा कम होगी और काफ़ी शुष्क ड्राई मौसम रहेगा और तापमान वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो उन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। जैसे प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जिनमें मथुरा, आगरा और अलीगढ़। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट ज़िले हैं
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जिले और भी हैं जिनमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये 3 अग्रणी जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये 3 ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इनको ध्यान रखेंगे। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले में। इस मिट्टी में बालू के कण मोटे, ठीक, जो मिट्टी होती है बालू होती है उसके कुछ मोटे कण होते हैं, और अधिक मात्रा में होने के कारण इस मिट्टी में नमी को रोक रखने की क्षमता बहुत कम होती है। यानी जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूख जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी डालो और वो कुछ ही देर बाद सूख जाएगी, ऐसा लगेगा पानी इसमें डाला ही नहीं, पानी कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो ये जो है नमी को काफ़ी अधिक समय तक धारण नहीं कर सकती है, ठीक है, इसलिए इस मिट्टी में जो है खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे हम बात करते हैं, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। नाइट्रोजन जीवाश्म की कमी होगी और फिर भी, लेकिन इसमें जो है क्या है, मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, दाल में मूंग और उड़द, ये स्पेशली है कि खेती इस प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। यानी इस मिट्टी में इस तरह की खेती की जाती है जिस फसल को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जैसे बाजरा एक बार बो दिया और एक बार उसमें पानी लगा दो, फिर उसमें जब तक वो पकता है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ज्वार है, ज्वार को भी बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए, उसके बाद दाल। तो इस तरह की जो है खेती इस मिट्टी में की जा सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। और एक बात और, चीज़ों को थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे ताकि जो क्वेश्चन, अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी गहराई से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे बड़े आराम से। तो आगे बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। जो भी मैंने आपको उत्तर प्रदेश के 3 भागों में मिट्टी का बताया था, एक हमारा होता है भाबर तराई क्षेत्र, फिर मध्य का मैदान और उसके बाद हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये वाला दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो मैंने आपको उस दिन बताया था, तो ये वाला जो एरिया है जालौन वाला, तो ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है। ये वाला एरिया यहाँ से जो है दक्षिण का जो है इसको पठारी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है इसके नीचे का। तो अब हम इस क्षेत्र की मिट्टी को देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पठारी क्षेत्र में यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं मिट्टी में। तो देख लेते हैं यहाँ पे दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यह मृदा प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। जो भी दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर जो है ये मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें कुछ जिले दिए हैं जैसे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट शामिल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जालौन हो गया, ये वाला क्षेत्र जालौन, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, दिखाई दे जाएगा आपको अच्छे से। तो ये वाला हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये हमारी दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो है मिट्टी इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर और बालू होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अपने आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये चित्रकूट आदि जिले शामिल है इस मिट्टी में, इसलिए इसे क्षेत्रीय भाषा में बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह मृदा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र और हमारा सोनभद्र वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में भी जो है ये मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंडी मृदाओं में भोंटा, ठीक है, ये मिट्टी का नाम है मांड मृदा, पड़वा, रोकड़ और लाल मिट्टी आदि नामों से जाना जाता है। जो बुंदेलखंडी मिट्टी है उनके ये नाम है, क्योंकि विभिन्न भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण इन मिट्टियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता इन मिट्टियों में जो है पाई जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो भोंटा मृदा है इसको देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषता है और ये कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी इसमें फसल उपयोगी है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है फसलों से, ठीक है। तो किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है और किस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, और क्षेत्र पूछ लेगा, जिले पूछ लेगा कि कौन सी मिट्टी किस जिले में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। जो भोंटा मृदा है यह विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो भी हमारा विंध्यन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाएगी। इसमें मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। यह मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, निम्न में से कौन सी मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। तो भोंटा मृदा जो है वो हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस मिट्टी का रंग हल्का लाल होता है।
आगे हम बात कर लेते हैं मांड मृदा की। मांड मृदा, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मृदा में सिलिकेट की अधिकता होती है। ठीक है, जो मांड मृदा, इसमें सिलिकेट एक धातु, उसकी जो है अधिकता होती है इस मिट्टी में, तथा पानी की अधिकता में यह मिट्टी जो है कीचड़ जैसी हो जाती है। अगर इस मिट्टी में पानी मिला दिया जाए तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, कीचड़ जैसी हो जाती है। इसी कारण इस मिट्टी में कृषि जो है करना दुर्लभ है। कृषि करना जो इस मिट्टी में असंभव है, क्योंकि कीचड़ टाइप में ये मिट्टी बन जाती है चिकनी होने के कारण। तो इस कारण इसमें खेती नहीं की जा सकती, यानी बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर खेती करना। तो इसमें क्या होगा, 60% सिलिका, 15% फास्फोरस और 25% एल्यूमिनियम भी इस मिट्टी में पाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है पेपर में। ठीक है, कौन सी मिट्टी है उसमें जिसमें 60% सिलिका, 15% फास्फोरस और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आया है और मैं आपको दिखा दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के मैं आपको वो कराऊंगा PYQ के फॉर्म में, यानी MCQ क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं और किस तरह के आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें 60% सिलिका होगा, 15% फास्फोरस और 25% एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं पड़वा मृदा की। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसका रंग ध्यान रखना, हल्के भूरे रंग की होती है पड़वा मिट्टी, और हल्के लाल रंग की होती है कौन सी मिट्टी हमारी, अभी हमने पढ़ी है भोंटा मृदा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी हमीरपुर और जालौन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमीरपुर और जालौन कहाँ है मैप में। तो यहाँ ये रहा हमारा जालौन, ये वाला जालौन वाला क्षेत्र है, और ये हमीरपुर। तो इन दोनों क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है, और ये कुछ मिट्टी यमुना के तटीय क्षेत्रों में भी मिट्टी पाई जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं हम। तो विशेषकर यमुना का जो आसपास का क्षेत्र है जैसे बीहड़ वगैरह, इनमें ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं रोकड़ मृदा। ठीक है, ये मृदा लिखा हुआ है यहाँ पे, रोकड़ मृदा। जो रोकड़ मृदा है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है। ठीक है, इस मिट्टी का जो रंग होता है हल्का लाल और भूरा होता है। लाल भूरे रंग की सी मिट्टी होती है और उस मिट्टी में जो है मोटे कण होते हैं। दानेदार ये मिट्टी होती है, इस तरह से मान लो जैसे आपने देखा होगा सूजी। ठीक है, जो जैसी सूजी होती है उस टाइप की मिट्टी होती है दानेदार मिट्टी, और हल्के लाल भूरे रंग की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में खरीफ के मौसम में, ये मृदा है, इसमें खरीफ के मौसम में तिल और रबी के मौसम में चना उगाया जाता है। ठीक है, रोकड़ मृदा में जो खरीफ की फसलों के तौर पर हम देखें तो तिल की खेती की जाती है और रबी की फसलों में चना इसमें उगाया जाता है। ठीक है, ये इस मिट्टी की खासियत है, ये इस मिट्टी की फसलें हैं। फसलें ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं किस मिट्टी से संबंधित हैं, जैसे खरीफ और तिल रोकड़ मृदा में उगाया जाता है। तो ये एक दो फसलों के नाम आप याद रखेंगे, जितने मैंने लिख दिए हैं इतने भी अगर आपको याद हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपका जो क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। आगे बात कर लेते हैं हम लाल मृदा की। जो लाल मृदा होती है प्रदेश के झांसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, झांसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में दलहन और तिलहन की फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, दलहन और तिलहन की फसलें इसमें उगाई जाती है, जैसे झांसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो झांसी ये वाला क्षेत्र हो गया झांसी का, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमारा मिर्ज़ापुर क्षेत्र हो गया, हीरा मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। देन उसके बाद हमारा हो गया चंदौली, ये वाला एरिया चंदौली का, यहाँ भी जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है लाल मृदा। सबसे ज़्यादा मात्रा में झांसी में ये मिट्टी पाई जाती है। लाल होने का कारण क्या है इस मिट्टी का? इस मिट्टी का लाल होने का कारण है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लोहे की अधिकता होती है, जिस कारण ये मिट्टी लाल दिखाई देती है। आयरन की इसमें अधिकता होती है और उसी के कारण मिट्टी जो है लाल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी होती है। तो ये जो 4-3 तत्व हैं
आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप पूरे भारत की मिट्टी पढ़ लें या उत्तर प्रदेश की मिट्टी पढ़ लें, तो इन चारों चीज़ों की कमी हर एक मिट्टी में पाई जाती है। ध्यान रखना, हर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक खेती इन पर हो रही है, जो मिट्टी है उसकी जो परत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए हम यूरिया लगाते हैं, फास्फोरस की हमारी मिट्टी में कमी है इसलिए हम यूरिया लगाते हैं। तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस तो होता है, उसको हम लगाते हैं तो मिट्टी में उसकी पूर्ति करती है, इस कारण हमारी फसल अच्छी होती है। तो कोई भी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई ही जाएगी भारतीय मिट्टियों में, ठीक है, ये खासियत है भारतीय मिट्टियों की। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और मैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही लेकर आया हूँ जो आपके पेपर से बिल्कुल रिलेट करेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का हो, दोनों के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। और मेरी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास भी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 32 से 33 वीडियो मैंने उसकी डाल दी है। तो देन उसके बाद हम यूपी होमगार्ड का उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और अल्टरनेट डे के हिसाब से आपको जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है क्लास भी आपको मिलेगी। अब दोनों क्लास ले सकते हैं मेरी, आपका संविधान भी तैयार हो जाएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। और एक बात कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप नए जुड़े हैं, आज ही चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। उत्तर प्रदेश में कृषि, तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 68% भाग पर खेती की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जितना भी कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसके जो है 68% भाग पर खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, कितना क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो वो 68% भाग है जिस पर खेती संभव है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग है, ठीक है, जिस पर खेती होती है। हमारा उत्तर प्रदेश में कुल देश का जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसका अकेले 20% जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ पर खेती की जाती है। आगे बात कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान है वो 24% है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का, यानी इसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, इसका जो योगदान है वो लगभग 24% के आसपास है जीडीपी में। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में औसतन क्रियाशील जोत का आकार लगभग 0.73 हेक्टेयर है, जबकि संपूर्ण भारत में क्रियाशील जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, क्रियाशील जोत आखिर होती क्या है। ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियाशील जोत। देखो, क्रियाशील जोत का मतलब होता है कि कृषि करने योग्य कोई भूमि का टुकड़ा, ठीक है, जिस पर कृषि की जा सकती है, उसको क्रियाशील जोत बोलते हैं। तो इसका जो आकार है वो लगभग है 0.73 हेक्टेयर, ठीक है, जबकि संपूर्ण भारत में क्रियाशील जोत का आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है, पूरे भारत में। और हमारे उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखेंगे जरूर। अच्छा, हेक्टेयर की बात हम कर लेते हैं। तो हेक्टेयर अगर हम बात करते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा ज़मीन होती है, तो ये हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है, बीघे का हिसाब। वैसे अगर मैं बताऊं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो होता है 1 हेक्टेयर में, उत्तर प्रदेश के 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा ज़मीन आती है, ठीक है, 4 बीघा ज़मीन, ठीक। ये थोड़ी 4 से कम है, ये लगभग 3.99 के आसपास है। तो हम मान लेते हैं लगभग 4 बीघा ज़मीन जो 1 हेक्टेयर में होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाकी अलग स्टेट में और भी ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ये जो क्रियाशील जोत का आकार है 0.73 हेक्टेयर और संपूर्ण भारत में 1.08 हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है, क्रियाशील जोत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की लगभग 80.18% जनसंख्या के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी उत्तर प्रदेश में 80% जो जनसंख्या है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब 1 हेक्टेयर का मतलब 4 बीघे से कम जमीन है कितने लोगों के पास, 80% जनसंख्या के पास, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक बोलते हैं, ठीक है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है,
जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। और 1 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है हमारे उत्तर प्रदेश में? लगभग 4 बीघे के आसपास। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गत वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अनुसार गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है गेहूं और खाद्यान्न के मामले में, उत्पादन के मामले में देश में प्रथम है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा गन्ना एवं आलू उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना और आलू उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर आता है, इसको ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% लोग कृषि और संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जो जनसंख्या है उसका 59% भाग कृषि या उससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी जीविका चलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 59% यानी लगभग 100 में से 60 व्यक्ति जो हैं वो कृषि या उससे संबंधित जो है कार्यों से अपनी जीविका चलाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये पॉइंट नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। ठीक है, 7.3% है कुल क्षेत्रफल का। प्रदेश में 3 पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, जो तराई, गंगा का मैदान और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है प्रदेश में। ठीक है, तराई का क्षेत्र, मध्य का मैदान और बुंदेलखंडी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा कृषि जलवायु प्रदेश को। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश। तो यहाँ बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं। वर्षा, भूभाग, मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश को 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले भाबर तराई का क्षेत्र, जो हमारा सबसे ऊपर का क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है, दक्षिण पश्चिमी मैदान, मध्य का मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं प्रदेश में फसल चक्र। ठीक है, प्रदेश में फसल चक्र, तो ये प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, प्रदेश में फसल चक्र। हमारे उत्तर प्रदेश में कैसा फसल चक्र है, कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया, मान लो आंवला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तंबाकू किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, या गेहूं का उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। 3 मौसम में जो है फसलें उगाई जाती हैं, जिस हमने बांट दिया रबी, खरीफ और जायद में। जैसे बात कर लेते हैं रबी की फसल की। जो रबी की फसल की बुवाई होती है, बोने का जो समय है शीत ऋतु का आरंभ है, यानी अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में ये फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसको बोलते हैं हम रबी की फसल। इन फसलों को औसत तापमान तथा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, नम होता है, तो कम तापमान और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है इन फसलों को। अब रबी की प्रमुख फसलों में हम देख लेते हैं। जैसे रबी की प्रमुख फसल गेहूं, चना, ठीक है, ये जौ है, जी तो कोई फसल ही नहीं है, जौ हो गया, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, तंबाकू और आलू। ठीक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि रबी और खरीफ की फसलों को कैसे पहचाने, अंतर क्या होता है रबी की और खरीफ की फसलों में। ठीक है, तो अंतर मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। तो अंतर का मतलब ये रबी, अगर अब मैं बात करूँ, अगर आपने हिंदी पढ़ी है
तो रवि जो किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची कौन होता है, रवि। तो रवि से हम रवि को लगाएंगे, रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, गर्मी। तो इससे आइडिया लगाएंगे कि जो भी फसल गर्मी में काटी जाती है वो रबी की फसलें होती है। जितने भी फसलें गर्मी में काटी जाती हैं सब रबी की फसलें होती हैं। और ये बोई कब जाती होंगी, फिर अगर गर्मी में काटी जाती है तो सर्दियों में बोई जाती है। तो ध्यान रखना आप इस तरह से, रबी का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब गर्मी, कि जो भी फसल गर्मी में काटी जाती है वो रबी की फसल होती है। गेहूँ कब काटा जाता है, गर्मी में काटा जाता है, मार्च अप्रैल में गेहूँ काटा जाता है, तब तक गर्मी आ जाती है। तो गेहूँ कैसी फसल है, रबी की। चना रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, तंबाकू आदि सारी जो हैं रबी की फसलें हैं। ये सारी फसलें गर्मी में काटी जाती है और सर्दियों के शुरुआत में ये बोई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज के बाद इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। आगे बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं तब ये फसल काट ली जाती है और जून जुलाई यानी मानसून के समय पर ये फसल बोई जाती है, ठीक है। तो इन फसलों को अधिक तापमान तथा अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये गर्मियों में बोई जाती है फसल, इसलिए इनको अधिक पानी चाहिए, अधिक मात्रा में पानी चाहिए और अधिक मात्रा में तापमान। तो जो खरीफ की फसल है इनको मानसूनी फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसलों को मानसूनी फसल भी बोलते हैं क्योंकि मानसून आने के बाद इन फसलों को बोया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, मक्का हो गई, धान हो गए, सन हो गया, कपास, मूंगफली, गन्ना, मूंग, ठीक है, उड़द, तुअर, अरहर और सोयाबीन, ठीक है। तो ये फसलें हमारी खरीफ की फसलें हैं। मूंग का मतलब दाल जो है, दाल दोनों मौसम में बोई जाती है, खरीफ में बोई जाती है और रबी की फसल भी इसको कहते हैं दाल को। ऐसी मक्का जो है रबी की फसल भी है और खरीफ की फसल भी है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, मक्का को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है, ठीक है। तो खरीफ की फसलें हो गई और हमने रबी की फसलों को पढ़ लिया है। आगे बात कर लेते हैं हम जायद की फसल। जो जायद की फसल होती है यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, ठीक है। ये जल्दी से 2-3 महीनों में की फसल है, 2-3 महीनों में इसको काट लिया जाता है। जायद की फसल को गर्मी की फसल या नकदी की फसल भी कहा जाता है क्योंकि जायद की फसल में ऐसी फसलें बोई जाती हैं यानी उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा दिनों तक। तो जिन फसलों को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता उनको नकदी की फसल बोलते हैं, जिनको काटा 1-2 दिन रखा और बेच दिया, ठीक है, वरना ये ख़राब हो जाती है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने को काटा 2-3 दिन के अंदर उसको बेच दिया, मिल पे डाल दिया, जैसे जो भी किया है, तो गन्ने को रखोगे तो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसी फसलें जिनको काटा और काटने के तुरंत बाद बेचा जाता है तो सब नकदी की फसल होती हैं। जैसे इसकी कुछ प्रमुख फसलें देख लेते हैं जायद की फसलों में। जैसे फल हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, कुछ फल फूल सब्जियां जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, लोबिया, लौकी, खीरा, भिंडी आदि, ये सारी की सारी जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं और इनको नकदी की फसल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फसलें हमारी जायद की फसल हो गई। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों फसलों को अच्छे से समझा है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की कौन कौन सी, और जायद की फसल कौन कौन सी। जायद की फसल, नकदी की फसल, ये ध्यान रखना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए कि जायद की फसल क्या होती है, तो जायद में वो सारी फसलें उगाई जाती हैं जिनको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तरबूज को हमने तोड़ा बेल से तो उसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे खरबूज हो गया, ककड़ी, लोबिया, लौकी, सारी चीज़ें सूख जाती हैं ये, ठीक है। तो इनको जो है अधिक समय तक हम नहीं रख सकते स्टोर करके, ठीक है। सारी की सारी हमारी जायद की फसलें होती हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित कुछ तथ्य, ठीक। आज केवल हम गन्ना पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे गेहूं, मक्का, सारी चीज़ों को जानेंगे। जो गन्ना उत्पादन में प्रदेश का स्थान पूरे देश में प्रथम है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। गन्ना प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो वो गन्ना ही है, ठीक है, वो गन्ना है। इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। गन्ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी की फसलों में आता है। आगे बात कर लेते हैं अगले फैक्ट की हम। जो गन्ना है कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 13% भाग पर उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जितना भी कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसके 13% भाग पर गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, शुगर बाउल इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का शामली जिला गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है, तो शामली जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे।
आगे बात कर लेते हैं, गन्ने के लिए औसत तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। प्रदेश में गन्ना उत्पादक कुछ क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे तराई क्षेत्र हो गया। तराई क्षेत्र में गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलिया, बस्ती, गोंडा, देवरिया और महाराजगंज, ये तराई क्षेत्र में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। उसके बाद रामपुर हो गया, बरेली और पीलीभीत आदि, ये क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ना अच्छी खासी मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद गंगा यमुना के दोआब को देख लेते हैं। गंगा यमुना के दोआब में जैसे मेरठ जिला हो गया, गन्ना उत्पादन में काफ़ी अग्रणी जिला है। उसके बाद मुजफ्फरनगर, शामली हो गया, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर जो है गन्ना काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है इन जिलों में, और अच्छे किस्म का गन्ना उगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना ICAR के दिशा निर्देशन में वर्ष 1952 में हुई। ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है। एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। 4 ऑप्शन दे देगा, लखनऊ, बरेली, आगरा, ठीक है, या हैदराबाद, जो भी दे सकता है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ये केंद्रीय है, ये भारतीय है। इसकी स्थापना 1912 में हुई, ठीक है। जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है इसकी स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप बने रहिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है हम पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।